हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एक्सपर्ट क्लासेस साधना तैयारी प्लेटफॉर्म में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे, तैयारी या बेहतरीन कर रहे होंगे। तो साथियों, आज यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी के ऐसे टॉप लेवल के 30 प्रश्न जो आपके यूपीपी एग्जाम में सफलता दिलाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो नोट कीजिए, कॉपी और एक पेन ले लीजिए। जो भी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिखे, फैक्ट दिखे, उसको आप तुरंत नोट कर लीजिए। तो आज का अपना पहला प्रश्न जो है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो एक तरफ आप डालिएगा भाषा और दूसरी तरफ डालिए आप लिपि। एक तरफ आप डालिए भाषा और दूसरी तरफ डालिए आप लिपि। तो बात की जा रही है यहाँ पर हिंदी भाषा की, ठीक है। हिंदी भाषा की बात की जा रही है और दूसरी तरफ बात की जा रही है कि किस लिपि में लिखी जा रही है, ठीक है। तो हिंदी की बात की जा रही है तो हिंदी जो है किस भाषा में लिखी जाती है भाई? तो आपकी देवनागरी में लिखी जाती है। किसमें? तो देवनागरी में, ठीक है। और जब संस्कृत की बात करें तो वो भी आपकी देवनागरी में लिखी जाती है। हिंदी भाषा आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी क्या है भाई? गुरुमुखी तो आपकी लिपि है, लेकिन इसकी भाषा क्या है? तो पंजाबी भाषा। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। और तीसरी लिपि है आपकी ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि किस भाषा में लिखी जाती है? इसकी क्या भाषा होती है? तो अर्ध जो मगधी भाषा होती है ना, अर्ध मगधी भाषा, वो आपकी ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। और सौराष्ट्री क्या है? ये आपकी लिपि है। किस भाषा की लिपि है? तो तमिल भाषा की लिपि होती है सौराष्ट्री। तो यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन है, लेकिन आपको 120 नंबर स्कोर कराएंगे। यानी कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन के, हर ऑप्शन के आपको आंसर देखने को मिलेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम ए विकल्प को लॉक करते हैं कि हिंदी भाषा देवनागरी में लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है यहाँ पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ से बनता है कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो नोट करिए आप लोग, जब बात की जाए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं तो 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भाई? एक पहला आपका होता है तत्सम, तत्सम शब्द। दूसरा तद्भव शब्द। तीसरा नंबर आपका देशज और विदेशज, ठीक है। ये बात की जा रही है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। अब बात की जाती है कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। जब रचना की बात करें तो 3 को आप लॉक करिए, जब उत्पत्ति की बात करें तो 4 को लॉक करिए। फिलहाल क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? सकर्मक का मतलब क्या होता है? कर्म सहित। सा का मतलब होता है सहित और कर्म का मतलब होता है कर्म, यानी कि ऐसी क्रिया जिसमें कर्म हो रहा हो, यानी कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही हो। तो यहाँ पर सकर्मक की बात की जा रही है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो रमेश सो रहा है। भाई सोना क्या है? सोना ये क्या है? क्या सोने में कोई ताकत लगती है? फिर कोई क्रिया हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं। तो इस विकल्प को आप काट दीजिए। रेशमा चाय पी रही है, तारे टिमटिमा रहे हैं, नदी बह रही है। तो ठीक है, ये सभी आपको क्या दिख रहे हैं? नेचुरल हैं कि तारे टिमटिमा रहे। भाई तारों का काम ही है टिमटिमाना, ठीक है। नदी बह रही है, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प हो जाएगा कि रेशमा चाय पी रही है। रेशमा क्या कर रही है? आप अपने से प्रश्न पूछ लीजिए। आपका आंसर जब निकल के आता है तो तुरंत समझ लीजिए सकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो आप प्रश्न करिए कि रेशमा क्या कर रही है। उत्तर आपको मिल रहा है कि चाय पी रही है। जब चाय पी रही है भाई, तो वही आपका क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा, यानी कि कर्म में कुछ कर्म हो, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है। ये जो उपसर्ग होता है, जो प्रत्यय होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है और कब होता है? शब्द के आदि में होता है, शब्द के मध्य में होता है, शब्द के अंत में होता है, या इसमें से कोई नहीं? तो देखिए, आप लोग यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं
तो आपको, आप कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, यहाँ पर जो भी शब्द आएगा, आदि जो शब्द आदि शब्द लिखा है ना, इसको एग्जाम हॉल में शब्द के पहले भी लिख सकते थे, लेकिन ये जो आदि शब्द है, क्योंकि ये बच्चों को भ्रमित करने के लिए ऐसे दिया गया है। तो जब उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग जो होता है वो शब्द के आदि में लगता है। आदि का मतलब क्या होता है, कभी भी आप अंत मत मारिएगा, शब्द के आदि का मतलब होता है पहले, ठीक है। और शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में क्या लगता है भाई, तो वो प्रत्यय लगता है आपका। तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स फैमिली में। प्रश्न नंबर 5 है कि हिंदी साहित्य में 9वां रस कौन सा है। सबसे पहले आप लोग बताइए कि रस के जनक, रस के जनक किसे कहा जाता है भाई, भरत मुनि को, भरत मुनि को रस का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। भरत मुनि में रसों की संख्या कितनी बताई, तो 8 बताइए, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा आप लोग। हिंदी साहित्य में 9वां रस कौन सा है, लॉक करिए शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो निर्वेद होता है। प्रश्न नंबर 6 है कि हिंदी भाषा में कितने वचन होते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा में वचन कितने होते हैं, हमने कहा 2। लिंग कितने होते हैं, लिंग कितने होते हैं, 2। हिंदी भाषा में वचन आपके 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लिंग कितने होते, 2 होता है, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर पूछा गया कि हिंदी भाषा में वचन कितने होते हैं, 2, यानी कि ये विकल्प को लॉक करिए। प्रश्न नंबर 7 है कि बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। प्रस्तुत वाक्य में विशेषण है। विशेषण क्या होता है भाई, जो किसी के रंग, रूप, अवस्था, गुण का क्या बताए, किसी के रंग के बारे में, किसी के रूप के बारे में, किसी की अवस्था के बारे में और किसी के गुण के बारे में जो विशेषता बताता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। और यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, विशेषण की बात की जा रही है कि बसंत के मौसम में कैसे फूल खिलते हैं, तो पीले फूल खिलते हैं। यहाँ पर जो ये पीला शब्द है ना, ये क्या है भाई, ये जो पीला शब्द है ये क्या है, यही तो आपका विशेषण है। ये किसी की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि फूल तो खिलते हैं बट कैसे खिलते हैं, तो पीले फूल खिलते हैं। फूल की विशेषता है कि पीला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पीले शब्द, ठीक। प्रश्न नंबर 8 है एक और विशेषण से कि मैंने अपना घर किससे रंगवाया, मटमैले रंग से रंगवाया। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया। इसमें मटमैला शब्द क्या है, मटमैला शब्द क्या है भाई, विशेषण है, विशेष है, संज्ञा है, सर्वनाम है। सर्वनाम तो सबसे पहले आप काट दीजिए। जो मटमैला शब्द है क्या है भाई, तो यहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की क्या बताई जा रही है भाई, विशेषता बताई जा रही है क्या। यहाँ पर घर की बात की जा रही है कि मैंने अपना घर किस रंग से रंगवाया, तो मटमैले रंग से मंगवाया। ये जो मटमैला शब्द है ये आपका विशेषण के अंतर्गत आ जा रहा है। विशेषण के अंतर्गत आ जा रहा है कि रंग तो रंगवाया गया भाई, लेकिन किस रंग से, तो मटमैले। उस रंग की विशेषता है कि वो मटमैला कलर है उसका, ठीक। प्रश्न नंबर 9 है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा है। ये जो द्विवेदी युग का नामकरण है किसके नाम पर पड़ा, तो शांति प्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर राम अवध द्विवेदी। तो देखिए द्विवेदी युग का नामकरण पड़ा महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, द्विवेदी युग का नामकरण पड़ा। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित में एक स्पर्श व्यंजक है। स्पर्श व्यंजक कितने होते हैं भाई हिंदी में, तो आपके स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। 4 आपके होते हैं अंतःस्थ व्यंजन, 4 आपके होते हैं संयुक्त व्यंजन, 4 आपके होते हैं ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि इसमें से स्पर्श व्यंजन है, तो यहाँ पर जो 4 होते हैं या, र, ला और वा, ये क्या हैं आपके, ये तो आपके हैं अंतःस्थ व्यंजन। क्या है भाई, तो अंतःस्थ व्यंजन है ना। सा, खा, सा, हा, ये क्या होते हैं, ये आपके होते हैं
संयुक्त व्यंजन। और आपका यही जो छा है, यही शब्द आपका, यही वर्ण आपका क्या है, छा वर्ण आपका क्या है, यही आपका स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, का से लेके टा ठा डा ढा ना पा फा बा भा मा तक आपका का से लेके माँ तक आपका क्या होता है, स्पर्श व्यंजन होता है। उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उस व्यंजन, ये सारे व्यंजन आते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 कि विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं। जो अंग्रेजी भाषा से आए हैं, जो विदेशी भाषा से आए हुए शब्द होते हैं, जब वो आए हुए शब्द हैं तो आए को क्या बोलते हैं भाई, आगत बोलते हैं ना। जो देशी भाषा से आए हैं उनको देशी बोलते हैं। और जो देशज भाषा में आपका क्या होता है, लोटा बाल्टी, जो अपने आप जो इसी देश में जन्मा हो उसको देशज बोलते हैं। और जो अंग्रेजी भाषा से आया हुआ हो, जो विदेशों द्वारा दिया गया हो भाषा, उसको बोलते हैं विदेशी भाषा, यानी कि अंग्रेजी भाषा। इसलिए बोलते, इसको आय का मतलब होता है आगत। जो विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं, तो आगत शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है। पेड़ है ना, ये आपका पेड़ है। ठीक है, और बंदर इस पे मान लो बैठा है। ठीक है, और जब पेड़ से बंदर कूदेगा तो कहाँ गिरेगा भाई, नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा बताइए। तो पेड़ से क्या हो गया, अलग हो गया कि नहीं, अलग हो गया। जब से का प्रयोग दो रूप में होता है, एक में होता है करण कारक में, एक होता है अपादान कारक में। करण कारक में होगा साधन के रूप में, और अपादान कारक में कहाँ होगा, तो अलगाव के रूप में। जैसे छत से बिल्ली नीचे गिरी, स्कूल से बच्चे घर गए, यानी कि जब अलगाव की बात की जाए तो वहाँ पर आपका कौन सा कारक हो जाएगा, तो अपादान कारक हो जाएगा। जैसे पेड़ से बंदर कूदा, तो पेड़ से बंदर क्या हो गया, अलग हो गया कि नहीं। तो अलगाव की जहाँ पर बात की जाए वहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। जहाँ पर साधन की बात की, साधन को आप छोड़ दीजिए, जहाँ पर अलगाव की बात ना की जाए और वहाँ पर से शब्द आया हो, से कारक चिन्ह का लोप होता हो, वहाँ पर आपका कौन सा कारक हो जाएगा भाई, करण कारक। प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी से आपके एक प्रश्न आने ही आने हैं, शुद्ध वर्तनी से। तो अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध है क्या, ये अंतर्राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है या फिर अंतर्राष्ट्रीय, डी ऑप्शन को लॉक करिए। अंतर्राष्ट्रीय इसी तरह लिखा जाता है और इसी तरह लिखिएगा भैया। प्रश्न नंबर 14 है कि पंचानन में कौन सा समास है। पंचानन, 5 आनन, मुख हो भाई, 5 मुखों वाला। जिसके 5 मुख है, यानी कि किसी भगवान की बात की जा रही है, कोई आम इंसान तो होगा नहीं भाई 5 मुख वाला। जब 5 मुख में आप देखिएगा, हनुमान जी को भी देखा जाता है और आपके महादेव को भी देखा जाता है। तो ये सभी क्या है, हमारे भगवान हैं। और जब हमारे भगवान है तो इनको कहाँ लिया जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो, यानी कि आप प्रधान पद हो, वहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास हो जाता है। प्रश्न नंबर 15 है कि रामायण का संधि रूप होगा, यानी कि रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि जिसमें आपका बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए या फिर बड़ा ऊ आ जाए, तो क्या लॉक करेंगे, दीर्घ संधि लॉक करेंगे कि नहीं बताइए। दीर्घ संधि लॉक करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, फिलहाल यहाँ पर संधि पूछा गया है कि कौन सी संधि है या फिर संधि विच्छेद। तो यहाँ पर संधि विच्छेद पूछा गया है, यहाँ पर दीर्घ संधि होगी, लेकिन संधि विच्छेद आप करेंगे तो हो जाएगा राम धन आयन बराबर हो जाएगा रामायण। कभी भी आप इसको रामा धन आयन नहीं मारिएगा, राम धन आयन, क्योंकि ये जो आ है राम में, रामा में तो जाएगा भाई। जब इसमें ए आ इसमें जाएगा, जैसे देखिए राम है ना, ये जो आ है, ये जो आ है जब इसमें जाएगा तो हो जाएगा कि नहीं रामायण। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि लगाइएगा, रामायण में दीर्घ स्वर संधि है। क्लियर। प्रश्न नंबर 16 है कि उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ क्या होगा। उड़ती चिड़ियों के पंख, कहते नहीं है कि हम उड़ती चिड़ियों के पंख गिन लेते हैं, उड़ती चिड़ियों के पंख गिन लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, मतलबी होना, होशियार होना, मूर्ख होना या फिर अनुभव होना। तो यहाँ पर आप लोग जो टिक करोगे, यानी कि आप जो भी आपके डाउट होंगे वो होंगे होशियार और अनुभव में। ठीक है,
कुछ लोग यहाँ पर होशियार लगाएंगे और कुछ लोग यहाँ पर अनुभव लगाएंगे। जो लोग अनुभव लगाएंगे उनका बिल्कुल भी राइट है कि अनुभव, उड़ती चिड़ियों के पग गिनने का मतलब है अनुभव होना, ठीक है। जैसे आपके पापा हो गए, आपके मम्मी हो गए, आप उनसे जो है ज्ञान में भले ही आगे होंगे, उनसे आप लोग किताबी ज्ञान में भले ही आगे होंगे, लेकिन कहो उनके अनुभव में आगे हों तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए उड़ती चिड़ियों के पंख गिनने का मतलब होता है अनुभव होना। क्लियर। प्रश्न नंबर 17 है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ कौन सा समास। अभी हमने पहले भी बताया बहुब्रीहि समास में, यहाँ सॉरी पंचानन में कौन सा समास है। तो जो 5 आनन है इसमें कोई पद प्रधान आपको दिख रहा है क्या? कोई पद प्रधान दिख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं। तो इसी तरह यहाँ पर देखिएगा कि जिस समास में दोनों पद अप्रधान हों वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास होगा। दोनों पद अप्रधान का मतलब होता है उसमें कोई भी पद प्रधान ही ना हो। जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो वहाँ पर बहुब्रीहि समास आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है कि निम्नलिखित में विराम चिन्ह नहीं है। आपको बताना इसमें से कौन सा विराम चिन्ह नहीं है, ठीक है। अल्प विराम, अल्प विराम तो भाई होता है ऐसे छोटा सा, ठीक है। निर्देशक चिन्ह जिसको बोलते हैं योजक चिन्ह। पूर्ण विराम जहाँ पर अपनी बातें खत्म हो जाए। लेकिन ये अवतरण क्या है? ये कहाँ से हो गया भाई? ये पैदा कहाँ से हो गया? अवतरण चिन्ह। तो यहाँ पर अवतरण जो है ये आपका विराम चिन्ह नहीं है, यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। वह चाकू से अमरूद काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? किस कारक की विभक्ति क्या है? से। वह किससे अमरूद काटता है? तो चाकू से काटता है। चाकू अमरूद के लिए क्या है भाई? तो एक साधन है ना, वो अगर चाकू नहीं होती तो किससे अमरूद काटता? तो चाकू जो है, जब चाकू से अमरूद काटता है तो चाकू जो है अमरूद के लिए क्या है? साधन के रूप में काम कर रही है। और हमने पहले भी आपको बताया कि जहाँ पर साधन के रूप में से का प्रयोग हो वहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? तो करण कारक हो जाएगा। यहाँ पर अलगाव की बात तो की नहीं जा रही है, ठीक है। तो इसलिए करण कारक हो जाएगा, अपादान नहीं होगा। करण के साथ हमेशा अपादान दिया जाएगा। किसी भी आप जो है एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप जो है हिंदी पढ़ रहे हैं तो व्याकरण में कारक चिन्ह में आपको अपादान के साथ ज़्यादातर करण कारक जरूर मिलेगा, लेकिन आपको उसी में देखना है कि अलगाव के लिए प्रयोग हो रहा है या फिर साधन के लिए, ठीक है। तो सी विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? रस भरा, रस से भरा। अरे भाई जो चीज़ें रस से भरी होंगी उसी को तो बोलेंगे रस भरा। अगर नहीं समझ आता है तो आप इसको तोड़ दीजिए, जब तोड़ दोगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो जो से शब्द है क्या हो जाएगा भाई? कौन सा तत्पुरुष समास होगा? तो कर्ता ने कर्म को करण से, करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। समास पढ़ने के लिए आपको कारक चिन्ह याद करना पड़ेगा, यानी कि कारक चिन्हों को समझना पड़ेगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 21 है संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संस्कार, तो संस्कार हो या फिर कुछ भी हो, अगर ऊपर यहाँ पर आपको ऐसे, तो आप कह सकते हैं कि छोटी सी बिंदी अगर दिख जाती है, ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे? हमेशा आप सम लगाइएगा, ठीक है। इसको जो ये बिंदी होती है इसको माँ के रूप में प्रयोग होता है, सम, जिसको बोलते हैं अनुस्वार। प्रश्न नंबर 22 है ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है। छत, त्रंग, ज्ञा और क्या? स्रा, है ना। इसको वर्णमाला में क्या माना जाता है? संयुक्त व्यंजन माना जाता है, स्वर संधि माना जाता है, अनुस्वार माना जाता है, फिर व्यंजन माना जाता है। तो भाई संधि वंधि कुछ नहीं, इसको अनुस्वार माना जाता है। ज्ञा जो है उसको वर्णमाला में अनुस्वार माना जाता है, सॉरी संयुक्त व्यंजन माना जाता है। क्लियर। प्रश्न नंबर 23 है कि 3 बेर खाती सो वे 3 बेर खाती है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति, एक ही वर्णों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति बार बार हो
वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जहाँ पर एक ही वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति हो, जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति एक या दो से अधिक बार हो परंतु उसका अर्थ अलग अलग शब्दों में प्रयोग होता हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो वहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो बेर शब्द है, यहाँ पे भी बेर है और यहाँ पे भी बेर है। एक क्या है ये बेर? बेर क्या है भाई? ये तो शब्द है ना, एक से अधिक बार यानी कि 2 बार प्रयोग हो। लेकिन एक बेर का मतलब क्या होता है? 3 बेर खाती सोवे 3 बेर खाती है। एक बेर का मतलब होता है जो आप सुबह शाम दोपहर खाते हो, ठीक है। एक बेर का मतलब होता है खाना, और दूसरा बेर का मतलब क्या होता है कि जो आप जंगलों में देखे होंगे या घर के आसपास देखे होंगे, जो आजकल उसका सीजन चल रहा है, बेर जो खाया जाता है, बेर जिसको बेर बोलते हैं, ठीक है। तो उस बेर का मतलब होता है बेर, ठीक है। एक बेर का मतलब होता है खाना, यानी कि 3 बार खाना, सुबह शाम दोपहर 3 बार खाना। और एक बेर का मतलब होता है कि वो 3 बेर खाई है, यानी कि 1, 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 बेर है, 3 बेर है, यहाँ पर 3 बेर का मतलब 3 बार वो खाती है। और एक दूसरा 3 बेर का मतलब होता है कि 3 बेर वो खा रही है। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? लॉक करिए यमक अलंकार, ठीक। प्रश्न नंबर 24 है, एक भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नांकित में कौन सा शब्द पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है? पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है भाई। सबसे पहले आप जो पुल्लिंग में प्रयोग होता है उसको निकाल लीजिए, उसके बाद जो नहीं होता वही आपका आंसर है, ठीक है। हाथी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानना बहुत ही आसान है, इसको आप अपने शब्दों में प्रयोग कर लीजिए, आंसर तुरंत निकल के सामने आ जाएगा। हाथी, आपने कभी सुना है कि हाथी आ रही है? आपने सुना होगा हाथी आ रहा है, हाथी जा रहा है, ठीक है। हाथी जा रहा है, ठीक। नदी बह रही है, दही जम गया, और पानी बह रहा है। तो यहाँ पर देखिए, रहा जम गया, यानी कि हाथी जा रहा है, इसका मतलब क्या है भाई? पुल्लिंग है, ठीक है। मेल जिसको बोलते हैं आप, मेल है, ठीक है। नदी बह रही है, ये क्या है आपका? फीमेल। दही जम रहा है, क्या है? मेल। और पानी बह रहा है, क्या है भाई? मेल। और हमें जो मेल, यानी कि हमें तो क्या चाहिए? हमें तो मेल वाला नहीं चाहिए, हमें तो फीमेल वाला चाहिए जिसमें फीमेल वॉइस निकलती हो, ठीक है। मेल का मतलब क्या? पुल्लिंग। हमें तो पुल्लिंग ही नहीं चाहिए, हमें तो स्त्रीलिंग चाहिए। तो इसलिए बी ऑप्शन को लॉक करेंगे कि नदी बह रही है, यही हमारा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा, बाकी सब पुल्लिंग है। प्रश्न नंबर 26 है, वह खेलकर सो गया वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? जब एक कार्य समाप्त होकर दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए तो वहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। प्रेरणार्थक का मतलब होता है कि कर्ता अपना काम स्वयं न करके दूसरों से करवाए। जैसे अध्यापक ने बच्चों से पाठ पढ़वाए, यानी कि खुद वो नहीं पढ़े और बच्चों से पढ़वाए। मालिक ने ड्राइवर से कार चलवाई, यानी कि खुद अपना कार्य न करके जब दूसरों से करवाते हैं तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और पूर्वकालिक का मतलब होता है कि एक कार्य खत्म ना हो और दूसरा कार्य शुरू हो जाए, जैसे वह खेला और सो गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 27, एक मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी, नयन का मतलब क्या होता है भाई? आंखें, यानी कि मृग के समान आंखें। उसकी आंखें कैसी हैं? तो भाई मृग के समान है। यहाँ पर आँखों की विशेषता है कि उसकी आंखें मृग के समान है, यानी कि मृग नयनी है, उसकी आंखें मृग के समान है। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? तो कर्मधारय समास हो जाएगा। आंखें कैसे हैं? तो मृग के समान है, ठीक है। और जहाँ पर विशेषण की बात की जाती है, जहाँ पर किसी की विशेषता बताई जाए, वहाँ पर कर्मधारय समास हो जाता है।
प्रश्न नंबर 28 है, केशव का सिंह दहाड़ उठा मानो पहाड़ चिंगाड़ उठा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो हमें कुछ देखने नहीं है, अगर आ जाए किसी पंक्ति में सा, सी, से, सम या फिर सरिस, ठीक है, अगर आपको सा, सी, से, सम, सरिस दिख जाए तो तुरंत आप क्या लगाएंगे? तो आप लगाएंगे उपमा अलंकार, ठीक है। और जब आपको दिख जाए मनु मानो जनु जानो जनहु दिख जाए, तब आप क्या लगाएंगे? तो उत्प्रेक्षा अलंकार लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, एक संधि शब्द में कौन सी संधि है? देखो बहुत ही मस्त प्रश्न है एकदम, कितनी भी आप संधि पूछ लो और जब संधि को ना पता हो कि संधि में ही कौन सी संधि है, तब वही आपका सब बेकार है। तो संधि शब्द में कौन सी संधि है बताइए भाई? तो इसका संधि विच्छेद कर लो, तुरंत निकल के आ जाएगा। तो हमने कहा जब ऊपर आपका अनुस्वार लगा है तो क्या करेंगे आप? इसको करेंगे आप सम धन धी बराबर क्या हो जाएगा? संधि। जब हमने कहा कि जब आपको हलंत कहीं भी नीचे दिख जाए तो हमेशा आपका कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि, यानी कि संधि शब्द में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। क्लियर। प्रश्न नंबर 30 है कि हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं? हिंदी भाषा में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो उसको बोलने के लिए दूसरों की सहायता पड़ती है? तो स्वर क्या होता है भाई? स्वतंत्र होता है आपका, ठीक है। स्वर को बोलने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आ को बोलिए आ, तो आ अगर आप बोल रहे हैं तो क्या इसको किसी की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ रही है ना। लेकिन आप अगर का बोल रहे हैं, ठीक है, का बोल रहे हैं, तो क्या आपका एक का पूरा है? बताइए, एक का आपका पूरा है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें जब आप आ जोड़ेंगे तब आपका जाके का पूरा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका हलंत लग गया। क्लियर। तो यानी कि स्वर को बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं पड़ती, लेकिन व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की सहायता पड़ती है। और यहाँ पर पूछा गया है कि जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं, लिखी जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे व्यंजन कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेस। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपने यहाँ से यानी कि 30 क्वेश्चन से आपका कितना विकल्प सही रहा।